तो क्या होगा, चार्ज हमेशा ऊपर ऊपर में रह जाएगा और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन कोई तुम्हारा लाइटनिंग जो है, जो भी लाइटनिंग हो रहा है वो उसका बिजली तुम्हारे अंदर तक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेटल के अंदर में हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तुम्हें पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, तो जो भी चार्ज है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है, वो हमेशा तुम्हारे कार के सरफेस में रहेगा। तुम्हारा क्या नहीं होगा, तुम्हारे कार के अंदर आ ही नहीं सकता। इसलिए तुम कार से बाहर मत निकलना, कार के अंदर ही बैठा रहना, ठीक है। सबसे पहली बात, उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा और चार्ज उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। चार्ज जीरो नहीं होगा अभी, ठीक है। अगर आइसोलेटेड होता है तो जीरो होता है, सिंगल अगर होता है जीरो। इधर देखो दो है तो जीरो नहीं होगा। इधर पे चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इधर पे चेंज हो जाएगा, वो बात है इधर पे। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 37 में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रिक शेल के लिए हम लोग कैसे पोटेंशियल लिखेंगे और कॉन्सेंट्रिक शेल में हम कैसे ग्राउंडिंग करने से उसके लिए पोटेंशियल चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा पीएचडी करेंगे। और साथ में मैं लास्ट लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस आज फिर से मैं इधर पे करवा दूंगा। लास्ट लेक्चर में अगर लास्ट में देखोगे तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया था जेईई मेन का और नीट का, तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चन इधर पे लाया हूं ताकि तुम्हारा जो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा याद भी हो जाए और क्या हो जाए, थोड़ा सा रिकेप भी हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखोगे तो 25 का ही है और ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। तुम्हें पता है कि Q1 डैश कितना होता है, Q2 डैश कितना होता है। ये Q1 डैश क्या है सर, फाइनल चार्ज। जब हम लोग दो कंडक्टर को क्या करते हैं, दो कंडक्टर को अगर हम लोग ने एक कनेक्टिंग वायर से अगर उसको जोड़ दिया तो इसमें चार्ज और इसमें चार्ज कैसे चेंज होता है, कितना होता है, वो सब बातें हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था। आज उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडियस A and B are connected to each other by a conducting wires. Okay. The ratio of charge of the two spare respectively is, ये देखो, ये एक सेकंड का क्वेश्चन है जो मैंने नोट्स में लिखा के दिया था तुम्हें, ठीक है, कि Q1 डैश का जो वैल्यू आता है वो आता है Q1 प्लस Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। लास्ट लेक्चर अगर तुमने नहीं देखा तो ये सब तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर देख के इधर पे आना है ताकि तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये देखना, ये सेम ही होता है, बस इसमें Q2 के टाइम हमें R2 लिखना पड़ता है। तो इनका ही अगर मुझे रेशियो निकालना है, वो मैंने नोट्स में लिखा के दिया था तुम्हें कि R1 बाई R2 होगा, ठीक है। यही तो होगा, R1 बाई R2 होगा, ठीक है। तो R1 इधर पे क्या दिया हुआ है, R1 मतलब इधर पे A है और ये B है, तो A बाई B हो जाएगा आंसर, ठीक है। R1 बाई R2 मतलब इधर पे A और B है, तो A बाई B हो जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो आगे आगे जाके ये क्वेश्चन को भी हम लोग अभी सोल्व करते हैं। दैट इज ये 23 का है। देख लो, इधर पे R है, 2R है, चार्ज बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी, और इधर पे ये दिया गया है कि R और 2R है और चार्ज डेंसिटी पहले सेम था, सिग्मा पहले सेम था। द स्पेयर्स आर कनेक्टेड बाय ए थिन कंडक्टिंग वायर इफ द न्यू चार्ज डेंसिटी इज, देख लो अभी न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्पेयर, अच्छा बिगर स्पेयर का सिग्मा डैश है, तो सिग्मा डैश बाई सिग्मा कितना है, ठीक है। पहले सिग्मा निकालो, देखो दोनों का चार्ज सेम था, ठीक है, चार्ज डेंसिटी सेम था, तो चार्ज डेंसिटी को क्या लिख सकते हो, पहले के लिए अगर तो पहला वाला के लिए लिखोगे तो लेट से पहला वाला जो कंडक्टर है उसमें चार्ज कितना है, Q1 है, तो डिवाइडेड बाई अगर देखोगे ना तो उसमें क्या लिखोगे, 4 पाई R स्क्वायर लिखोगे, यस। और सेकंड वाला अगर तुम्हें लिखना है तो सेकंड वाला चार्ज अगर Q2 लिखोगे, सेकंड वाला चार्ज क्या लिखोगे, Q2 लिखोगे, और 4 पाई R स्क्वायर, R अगर देखोगे ना 2R है, 2R का स्क्वायर अगर करोगे तो 4R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो 1 मिल जाएगा तुम्हें, दोनों को डिवाइड करने से 1 मिल जाएगा और Q1 और Q2 में एक रिलेशन मिल जाएगा कि पहले कितना चार्ज था, पहले सिग्मा सेम है तो चार्ज सेम है क्या, नहीं, दोनों का रेडियस अलग अलग है। रेडियस अगर सेम होता तो दोनों में चार्ज भी सेम होता, सिग्मा भी सेम होता। अभी सिग्मा सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, R और 2R है, इसलिए तुम्हें Q1 और Q2 जो अभी चार्ज है उनमें, इनिशियली जो चार्ज था उनमें तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। और रिलेशन निकालते ही तुम्हें दिखेगा कि इधर पे Q1 बाई Q2 लिख सकते हो, डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसको डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करने से ये 4R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये R स्क्वायर काट के ये 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इधर पे हमें मिल चुका है कि Q2 जो आएगा ना वो आ जाएगा 4 Q1 आ जाएगा। इधर से हमें Q1 और Q2 का रिलेशन मिल गया। और अभी कनेक्शन के बाद अभी जो Q1 डैश होगा ना वो कितना हो जाता है सर, Q1 प्लस Q2 कितना है, Q2 है 4 Q1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, R1 प्लस R2, इन दोनों को प्लस करोगे तो 3R मिल जाएगा, और इनटू अभी इसका है मतलब पहले वाला का रेडियस, ठीक है। इसको अगर सोल्व करोगे ये 5 आ जाएगा, 5 Q1 बाई R कट दो तो 5/3 Q1 आ जाएगा। और Q2 अगर तुम्हें चाहिए, Q2 तुम्हारा आ जाएगा
Q2 कितना आ जाएगा बताओ, Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा तुम्हारा, ये तो सेम ही आता है, दैट इज ये जो चीज आता है ना ये दोनों में सेम ही आता है, ये टर्म पूरा सेम ही होता है, दैट इज 3R, इतना सेम होता है, बस इसका R से अभी इंटू करना होता है, दैट इज 2R से इंटू कर दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, 10/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10/3 Q1 आ जाएगा, ठीक है, RR कैंसिल कर देना तो इतना आ जाएगा, ये हमें समझ आ गया। हमें चाहिए सिग्मा डैश, अभी सिग्मा डैश किसका चाहिए, बिगर वाला, तो बिगर का सिग्मा डैश चाहिए, तो बिगर वाला चार्ज दैट इज बिगर मतलब कौन सा, ये सेकंड वाला ना, तो सेकंड वाला चार्ज दैट इज Q2 डैश डिवाइडेड बाय, अगर देखोगे तो 4πR2, R2 मतलब इसका अगर R देखोगे ना 2R है, तो मतलब इधर 4R² हो जाएगा, स्क्वायर होता है ना, 4R² हो जाएगा। तो Q2 डैश अगर देखोगे ना तो वो है तुम्हारे पास 10/3 Q1, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4π4R², ठीक है, और कुछ मत करो, इसको ऐसे रखने दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए बिगर वाला जो सिग्मा डैश आया और पहले जो सिग्मा था उन दोनों के बीच का मुझे क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, उन दोनों के बीच का मुझे क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, ठीक है, तो दोनों के बीच का अगर रिलेशन चाहिए और रेशियो चाहिए, तो रेशियो अगर चाहिए तो इसका आया था तुम्हारा 10/3 आया, कितना आया 10/3, और साथ में अगर देखोगे 10/3 Q1 और डिवाइडेड बाय अगर देखोगे तो 4π4R² आया है इसमें, और अगर तुम सिग्मा किसी का भी उठा लो दोनों में से, Q2 में तो Q1 है, इसका उठा लो या तो इसका उठा लो, आंसर सेम ही आने वाला है, इसका उठा लो, दैट इज Q1, तो Q1 कैंसिल आउट होगा ना, तो Q1 डिवाइडेड बाय अगर देखोगे ना तो है 4πR², किसी का भी उठा लो एक ही बात है, दोनों सेम ही है, ठीक है, सेम दोनों सेम ही तो है, सिग्मा सिग्मा ही, तो इधर से अगर देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4πR² कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 10/3 नीचे आएगा, ये 4 रह गया तो 12 हो जाएगा, 12 अगर हो गया तो 5/6 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो 5/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर तुमने लास्ट लेक्चर का पूरा डेराइवेशन वगैरह सब कुछ देख के अगर इधर पे आ रहे हो, ठीक है, तो पूरा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ये, ठीक है, इतना टफ नहीं है, ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर वाला इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, चलो आगे आगे जाके हम लोग अभी देखते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर, तो हमें पता है यस, सरफेस जो तुम्हारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर एक क्या होता है, मैंने ये भी तुम्हें समझाया था, कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, कंडक्टर एक क्या होता है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, कंडक्टर एक हमेशा क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इसका सरफेस में जो भी तुम्हारा पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कितना होता है कि अगर इसमें चार्ज पूरा सरफेस में Q है और इसका रेडियस अगर R है तो कितना हो जाएगा, KQ/R होता है इसका सरफेस में, ये सब हम लोग ने शेल वगैरह जब पढ़े थे ना तब हमें ये सब मिला था, शेल पढ़े थे हम लोग, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, तो इधर पे तो अगर तुम्हें आंसर देना है तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, S1 इज करेक्ट, ट्रू, ट्रू बोलते हैं इसको, ट्रू, S1 इज ट्रू, ठीक है, S2 अभी देख लो, S2 पढ़ लेते, S2 लिखते हैं, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड आ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, यस, ये भी ट्रू है, ये भी हम लोग ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, ठीक है, क्यों ये ट्रू है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से निकल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना में रहता है, 90 डिग्री में रहता है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर से अगर थोड़ा सा dr काटोगे उनके बीच में 90 डिग्री रहना चाहिए, 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं लेक्चर्स। सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज, क्या होगा, अगर तुमने थोड़ा बहुत चार्ज अगर दे दिया, ठीक है, एक कंडक्टर को अगर एक चार्ज हम लोग ने दे दिया, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें अगर मैंने थोड़ा सा चार्ज दे दिया Q, तो मुझे अभी पता है कि सरफेस में ही तुम्हारा पोटेंशियल अगर देखोगे ना तो सरफेस में पोटेंशियल होता है KQ/R, सरफेस में पोटेंशियल होता है KQ/R, और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि 0 होता है तो हर एक पॉइंट में तुम कितना मानोगे, KQ/R ही तो मानोगे, KQ/R ही तो मानोगे, हर एक अगर पॉइंट में मानोगे तो KQ/R ही तुम्हें दिख जाएगा, तो मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सेंटर,
रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। तो आंसर हो जाएगा सी कि रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। ठीक है, तो मैक्सिमम तुम्हारा सेंटर में भी होता है, तुम्हारा सरफेस में भी, सेंटर में भी के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, पोटेंशियल पूछ रहा है ना, यस पोटेंशियल क्या होता है, अंदर में जितना होता है बाहर में भी उतना ही होता है। ठीक है, मतलब सरफेस में जितना होता है उतना ही अंदर में होता है, तो इसलिए रिमेन थ्रू आउट, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर इज द आंसर। ठीक है, मैक्सिमम एट सरफेस, यस मैक्सिमम एट सरफेस होता है, बट मैक्सिमम एट सेंटर भी तो होता है, सेंटर में भी तो के क्यू बाई आर होता है, इसमें भी के क्यू बाई आर होता है। तो जो तुम्हारा करेक्ट इधर पे दिख रहा है वो दिखेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है साथ में, ये कॉन्सेप्ट ही है और कुछ नहीं, साथ में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने पहले ड्रॉ करके दिया था, अभी भी ड्रॉ करके दूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका। क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ड्रॉ कर सकते हो कि इधर पे एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और इधर पे अगर एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और इसमें एक चार्ज है क्यू। ठीक है, तो सुनना अच्छे से समझना, ये तुम्हें समझना है कि इधर पे एक चार्ज अगर तुमने लाया तो ये जो कंडक्टर है इसका नेगेटिव चार्ज सब इसके साइड में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का है, तो देखना सुनना अच्छे से कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नेगेटिव नहीं है। अरे इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और उसमें से अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसके अंदर में जो भी नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव को देख के एक साइड आ गया, और इसमें पक्का पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा इधर पे पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना पूरा कंडक्टर, इसलिए पॉजिटिव इधर ज्यादा है। तो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसमें नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इधर पे दिखाई देगा तुम्हें। क्या दिखाई देगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इधर पे दिखाई देगा कंडक्टर में। ठीक है, और इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ड्रॉ करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ऐसा दिखेगा, देखो ये पॉजिटिव है और हमें पता है हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होना है सर्फेस से, इसके वजह से ऐसा दिखेगा तुम्हें। ठीक है, और ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से तो ऐसे जाएगा ही। ठीक है, ऐसे तो निकलना ही है उसको, वो तो रहेगा ही, और साथ में ये ऐसा हो जाएगा। और क्या इसके अंदर जाएगा, तो आंसर इज नो, अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो क्या होगा, अभी इसका तो बाहर में तुम ड्रॉ कर ही सकते हो। ठीक है, इसका बाहर में तो तुम ड्रॉ कर ही सकते हो, पॉजिटिव है तो बाहर जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर पे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए तुम्हें, और इधर पे अगर 3 दिखा रहे हो तो इधर पे ज्यादा दिखा रहे हो तो सही है। ठीक है, ऐसा कुछ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे ऐसा बन जाएगा कुछ, और इधर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें अगर इधर पे इस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो इस पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस पॉइंट में अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या तुम निकाल सकते हो, तो तुम्हें पता है कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है, पॉइंट ए के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ए हमारे लिए क्या हो गया, इनसाइड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर का इनसाइड पॉइंट हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट में किसी भी हालत में जीरो होना चाहिए, किसी भी हालत में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए में जीरो होना चाहिए। बट तुम अगर देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और लेट से ये 8 डिस्टेंस दूर है, तो ये 8 डिस्टेंस दूर ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, यस कितना बनाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बनाएगा ही, ये तो बनाना चाहिए उसको, उसका हक है, ये तो बनाना पड़ेगा ही उसको। ठीक है, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो अंदर में तो बनाएगा ही। ए पॉइंट में पॉइंट चार्ज के लिए इतना बन गया, तो तुम्हें क्या समझ आ रहा है, पॉइंट ए में तुम्हारा क्यू चार्ज ने पॉइंट ए में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड U1 अगर मैं लिख देता हूँ, U1 अगर इसको U1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसके लिए जो भी बनाया उसने U1 बनाया, दैट इज क्यू चार्ज ने जो बनाया वो बनाया के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट नेट जीरो होना चाहिए, इसके वजह से कंडक्टर ने भी कुछ किया है। कंडक्टर ने क्या किया है, कंडक्टर ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए कंडक्टर ने भी E2 बनाया और ऑपोजिट में के क्यू बाई ये बना दिया। बोलो समझ आया क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर तुम्हारा कंडक्टर ने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बना दिया। देख लो, ये कंडक्टर ने ए पॉइंट में इस बार इंड्यूस किया है, क्यों इंड्यूस हुआ है, क्योंकि इधर पे चार्ज देखो इंड्यूस हुआ है, इधर पे थोड़ा सा चार्ज इंड्यूस हुआ था, इधर पे थोड़ा सा चार्ज इंड्यूस हुआ था ना, ये चार्ज ने मिलके इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, और इधर पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का इन दोनों का बराबर होगा, तो ये E2 इसके बराबर करके, तो ए पॉइंट में जीरो होना चाहिए था तो जीरो ही कर दिया। समझ आया क्या, ए पॉइंट में जीरो करना था तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अगर तुम देखोगे तो इंडक्शन के वजह से इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना है,
इंडक्शन के वजह से इधर पे क्या बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। तो इंडक्शन के वजह से ई इंड्यूस जो बना है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही बनाया गया है, और क्यू चार्ज के लिए जो बना है वो भी के क्यू बाई आर स्क्वायर है, बट दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। इसके वजह से जो नेट जो बना है, नेट तो जीरो ही होना पड़ेगा, और नेट इधर पे जीरो ही है, ठीक है, नेट तो जीरो ही होना पड़ेगा, तो नेट जीरो ही है इधर पे। अच्छे से इसको समझ लो, देखो आया कि नहीं, देख लो समझ आया कि नहीं, ठीक है। उसी तरह अगर तुम देखोगे ना, उसी तरह तुम इधर पे इस पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, इस पॉइंट के लिए भी तो निकाल सकते हो, बी पॉइंट के लिए। तो बी पॉइंट के लिए अगर तुम देखोगे, ये अगर ये डिस्टेंस अगर क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस अगर आर डैश है, ठीक है, आर अगर डैश है, तो इसके लिए अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो E1 अगर देखोगे तो के क्यू आर, अच्छा इसको E1 लिख देता हूं इधर। तो बी पॉइंट में अगर देखोगे ना, तो बी पॉइंट में अगर देखोगे तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, पॉइंट चार्ज बना रहा है। पॉइंट चार्ज अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बना रहा है, दैट इज E1 बना रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट चार्ज हो गया। लेकिन अगर हमें देखना है तो ये जो इंड्यूस है, क्योंकि बी पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना है, बी पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे, नेट तो जीरो होना पड़ेगा क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है। तो इसका मतलब जो इंड्यूस होगा ना, जो इंड्यूस होगा, इंड्यूस करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, एक इंड्यूस होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, ई इंड्यूस होना पड़ेगा। और ये ई इंड्यूस जो होगा वो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज मिला के इस तरफ एक इंड्यूस E2 बनाएगा, इस तरफ एक इंड्यूस E2 बनाएगा, जो कि दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ई इंड्यूस अगर देखोगे, कंडक्टर ने कितना इंड्यूस किया, तो आंसर इज के क्यू बाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये आर डैश था इसलिए आर डैश का स्क्वायर, ये इंड्यूस हुआ है क्यों, क्योंकि क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वो बनाया के क्यू बाई आर डैश का स्क्वायर। इसके वजह से जो नेट होगा ना वो जीरो हो जाएगा। नेट जीरो करने के लिए तो इधर पे दो क्वेश्चन आ सकता है अभी एग्जाम में कि कंडक्टर ने कितना इंड्यूस करवाया, तो तुम जीरो बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, जीरो बोलोगे, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीरो नहीं है, कंडक्टर ने इंड्यूस करवाया है, कंडक्टर का नेट इधर पे जीरो है, बट कंडक्टर ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तो आंसर इज के क्यू बाई आर डैश का स्क्वायर। इधर पे भी सेम के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। कंडक्टर ने इस बार इंड्यूस करवाया है इतना, अगर नेट देखोगे तो जीरो है, ठीक है। चलो आगे, क्या पोटेंशियल निकाल सकते इसका, क्या पोटेंशियल निकाल सकते इसका, पोटेंशियल निकालने के लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहले चार्ज को इधर पे डिस्ट्रीब्यूट करो, चार्ज को इधर पे क्यू चार्ज था इसमें, बट क्या हो गया, यूनिफॉर्मली इधर पे क्या हो गया, यूनिफॉर्मली नहीं, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इसमें एक क्यू चार्ज है। तो अब क्या होगा बताओ, अभी ए पॉइंट में क्या तुम लिख सकते हो, ए पॉइंट में लिख सकते हो क्या, ए पॉइंट में तुम पोटेंशियल लिख सकते हो क्या, ए पॉइंट में अगर पोटेंशियल लिखना है तो इसके लिए ये अगर आर डिस्टेंस दूर है, इसके लिए अगर लिखोगे तो ए पॉइंट में, पॉइंट ए में अगर मुझे क्या लिखना है, पॉइंट ए में मुझे लिखना है पोटेंशियल, तो ए पॉइंट में अगर तुम्हें पोटेंशियल लिखना है तो कितना लिखोगे, ए पॉइंट में पोटेंशियल क्यू के लिए आ जाएगा के क्यू बाई आर, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, ठीक है। ए पॉइंट में क्यू के लिए के क्यू बाई आर आ जाएगा, बट ये कंडक्टर के लिए लिख सकते हो क्या, यस लिख सकते, कोई कोई बोलेगा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि कोई कोई ये बोलेंगे कि सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें कैसे लिख लेंगे, कोई कोई क्या बोलेंगे कि सर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा सर इधर पे बाहर आपने क्यों नहीं लिखा, बाहर लिख सकते क्या, बाहर अगर कोई पॉइंट ले लिया ना तो बाहर में लिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए इधर पोटेंशियल, इसके लिए इधर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो लिख सकते हैं ये डिस्टेंस है, बट इनके लिए नहीं लिख सकते क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। उसी तरह पोटेंशियल भी इधर पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा तो बी एट ए लिख सकते हो क्या, ए इसके लिए आ गया के क्यू बाई आर, बट अगर तुम देखोगे तो क्या तुम लिख सकते हो, टोटल चार्ज अगर देखोगे ना तो क्यू है, तो टोटल चार्ज के लिए इधर पे एट ए लिख सकते हो क्या, ए तुम्हारा सेंटर है, ए तुम्हारा सेंटर है, तो तुम्हें यह पता होगा कि ये जो चार्ज है ये भी तुम्हारे इधर से आर डिस्टेंस दूर है, ये भी चार्ज इधर से आर डिस्टेंस दूर है, ये भी चार्ज आर डिस्टेंस दूर है, ये भी चार्ज आर डिस्टेंस दूर है, ये भी चार्ज तुम्हारा आर ही डिस्टेंस दूर है। यस लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चार्ज अगर करके इधर पे लिखोगे ना तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। लेकिन जितना एक्स्ट्रा क्यू चार्ज था ना, एक्स्ट्रा क्यू जो था इधर पे, चार्ज क्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम इक्वल नंबर में होगा और थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर पे आ जाएगा के क्यू बाई आर आ जाएगा। आर मतलब तुम्हारा कौन सा वाला, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि वो सेंटर में है, ये इंपॉर्टेंट बात था इधर पे
इधर पे ये इंपॉर्टेंट बात था कि यस हम लोग लिख सकते, ठीक है, यस हम लोग लिख सकते, यस हम लोग लिख सकते। क्या बी पॉइंट में लिख सकते? अभी मैं समझाता हूँ बातों को, मैं अभी समझाता हूँ, बट ये तुम पहले हजम कर लो कि यस ए पॉइंट में तुम्हारा पोटेंशियल हो सकता है, दैट इज पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर, पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर। और अगर तुम देखोगे तो सेंटर में है वो पॉइंट, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेंटर से देखोगे ना तो हर जगह से आर आर डिस्टेंस दूर दिखेगा, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म होने से भी सेंटर में लिख सकते, ठीक है। लास्ट क्लास में भी समझाया था, ये सब लिखा था लास्ट क्लास में भी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर हुआ तो भी लिख सकते हैं इस पॉइंट में, ठीक है। इसके लिए लिखोगे, इसके लिए लिखोगे, तो नेगेटिव के लिए जितना आएगा पॉजिटिव के लिए उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, तो जितना इसके लिए अगर 2 आ रहा है तो इसके लिए 2 आके कैंसिल, और थोड़ा सा जो क्यू चार्ज ज्यादा है ना उसके लिए तुम्हारा जो आंसर आएगा के क्यू बाई आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इनसाइड है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अगर 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल अंदर में सरफेस का जितना होता है उतना ही तुम्हारा अंदर में भी होना पड़ेगा। तो ये हो गया और साथ में ये आ गया। तो अभी अगर बी पॉइंट में मुझे निकालना है ना, तो तुम्हें मैंने ये बता ही दिया अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट अगर चाहिए तुम्हें, अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो मतलब ए अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब सेंटर में जितना होगा हर एक पॉइंट में उतना ही होगा, इसलिए बी पॉइंट में भी तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? बी पॉइंट में भी तुम्हारा आंसर उतना ही आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो बी पॉइंट में लिखना मुश्किल हो जाता, बी पॉइंट में एक्चुअली हम लोग लिख ही नहीं पाते, अगर सेंटर में अगर लिख नहीं पाते ना, बी पॉइंट में कैसे लिख लोगे? देखो ये नेगेटिव चार्ज इसके पास है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज इसके थोड़ा सा इधर, देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर पे कुछ, सॉरी इधर नेगेटिव चार्ज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो कैसे तुम ये बी पॉइंट इससे देखो पास है थोड़ा सा, ये बी पॉइंट इससे थोड़ा सा पास है, इससे थोड़ा सा दूर है, तो अलग अलग चार्ज से अलग अलग डिस्टेंस दूर है, तो नहीं निकाल सकते थे, बट सेंटर में लिख पा रहे ना हम लोग, क्या कर पा रहे? सेंटर में लिख पा रहे, तो सेंटर में अगर लिख पा रहे तो इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर में जितना होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी पॉइंट में भी होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है कोई भी कंडक्टर के अंदर में, तो सेंटर में जितना होगा बी पॉइंट में उतना ही होना पड़ेगा। बोलो समझ आ गया? ठीक है, अगर समझ आ गया तो चलो आगे आगे जाके देखो, हमें केबीटी के लिए लिखना है, जो कि हम लोग ने एक्चुअली पहले लिख लिया था, ठीक है ना, ये सब लिख लिया था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, इसको मैंने फिर से इधर पे दे दिया, ठीक है। चलो अभी केबीटी है बस, ठीक है, इधर पे चार्ज वगैरह नहीं, हम लास्ट क्लास में हम लोग लिखा था तो साथ में इधर पे मैंने चार्ज भी एक बिठाया था, ठीक है। अभी सोचो कि चार्ज नहीं है तो क्या तुम लिख सकते हो इधर पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जरूर देखना, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि अगर केबीटी के अंदर चार्ज भी रहता है तो भी कैसे निकालना है, ठीक है। अभी सोचो कि चार्ज नहीं है तो भी लिख सकते हैं क्या? यस। चार्ज होने से भी लिख सकते क्या? केबीटी के अंदर में चार्ज बिठाया था, ठीक है, तो भी लिख सकते हैं, यस, तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने लिख कर दिखाया था, ठीक है। इधर पे देखना, हमें ये एक पॉइंट में लिखना, ये एक पॉइंट में निकालना है और ये एक पॉइंट में निकालना है, ठीक है। अच्छा ये बताना तुम मुझे ये बता दो कि ये चार्ज के लिए क्या अंदर में कोई इफेक्ट आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर बाहर से निकल जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बाहर से निकल जा रहा है सर, अंदर में केविटी होने से बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या नहीं पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा सर, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चल रहा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर ये जो कंडक्टर है इसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि आउटसाइड, अच्छा इनसाइड ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अगर मुझे लिखना है तो 0 लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अगर लिखना है तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा। और केविटी का मैं इधर रेडियस दे देता हूँ, ये R1 रेडियस है और ये तुम्हारा सरफेस का R2 है, और क्यू की सर चार्ज जो है ना वो क्यू है बाहर में, और सरफेस का जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है वही तुम्हारा क्या होता है अंदर में, हर एक पॉइंट में सेम होता है। तो इसके लिए जो ये ए पॉइंट में जो तुम्हारा सरफेस में जितना पोटेंशियल होगा ए पॉइंट में भी उतना ही पोटेंशियल होगा, दैट इज के क्यू बाई उसका रेडियस दैट इज R2। ये बात समझ आया तो बोलो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी बी पॉइंट में लिखेंगे, बी पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सरफेस ना लिख के ये लिख देना, और जो बी पॉइंट मतलब सरफेस मतलब ये मटेरियल के अंदर में है बी पॉइंट, ठीक है, मटेरियल में है, सरफेस का मतलब इधर पे मटेरियल में है, जो मटेरियल इधर पे है ना कुछ ना कुछ, ये जो तुम्हारा मटेरियल है तुम्हारा, उस मटेरियल में अगर बी पॉइंट तुमने ले लिया तो बी पॉइंट में अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही होगा, क्योंकि अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो डायग्राम ड्रॉ करने से ही पता चल जाएगा। और तुम्हारा जो भी तुम्हारा पोटेंशियल होगा वो अंदर में सेम होता है, हर एक सरफेस में जो होता है वो अंदर में सेम आता है, दैट इज के क्यू बाई R2 ही आने वाला है। दोनों पॉइंट का सेम आ गया, देख लो दोनों पॉइंट का सेम आ गया, केविटी होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, यही आंसर आया है, ठीक है। और बाहर में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर में अगर देखोगे ए पॉइंट है क्या बाहर में,
नहीं, सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, सी पॉइंट है। बाहर में अगर सी पॉइंट में तुम निकालोगे तो सी पॉइंट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और पोटेंशियल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी इजी बात है, इतना ज्यादा टास्क नहीं है, ठीक है। ये आर मैंने ले लिया, इसको लिख देना, ठीक है, कि मैंने ये आर लिया है, ठीक है। ये डिस्टेंस को मैंने आर लिया है, ये डिस्टेंस को मैंने आर ले लिया है, ठीक है। तो देखो तुम्हें समझ आ रहा है क्या, हर एक पॉइंट में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब लिख पा रहे हो क्या? अगर लिख पा रहे हो तो तुम सेफ जोन में हो। और अगर अभी मैंने केबीटी को शिफ्ट कर दिया, पहले सेंटर में था केबीटी, अभी मैंने अगर केबीटी को शिफ्ट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, सेम ही है, ठीक है। तो केबीटी अगर शिफ्ट भी हो गया तो भी कुछ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज इधर अगर देखोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इधर यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हर एक पॉइंट में जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर में इसमें भी जीरो आएगा, ठीक है, अंदर में इसमें भी जीरो आएगा, सरफेस मतलब मटेरियल में भी जीरो आएगा, ठीक है। आउटसाइड में तुम्हें पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। तो इसके लिए तो तुम आराम से लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लो तो तुम्हें पता चलेगा। अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ए और बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आंसर देखो सेम ही आ गया, आंसर में कोई चेंज नहीं है। और आई होप तुम्हें समझ आ गया बात है, ठीक है। तो सी पॉइंट में अगर निकालना है तो सी पॉइंट में भी तुम निकाल, अच्छा ये सब तो लिख ही लिया। तो इधर देख लो, आउटसाइड अगर तुम्हें निकालना है तो पोटेंशियल में भी कुछ चेंजेस आया नहीं खास, तो इसमें के क्यू बाई आर आ जाएगा। और अगर सरफेस में लिखना है तो ये इसके अंदर है, ठीक है, अंदर में है ना, तो के क्यू बाई आर टू ही आने वाला है, ठीक है। आर टू उसका रेडियस है, तो लास्ट उसमें लिया था मैंने, वही हो जाएगा। और इसमें भी के क्यू बाई आर टू ही होने वाला है, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। चेंजेस आएगा थोड़ा बहुत जब तुम चार्ज इसमें डालोगे, ठीक है। इसके सेंटर में चार्ज डाल दिया या तो किसी भी जगह में अगर चार्ज अंदर में डालोगे ना तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। वो मैंने लास्ट लेक्चर में ही दिखा दिया था तुम्हें, ठीक है। तो आज मुझे केबीटी के साथ दिखाना था, तो केबीटी लास्ट लेक्चर में भी केबीटी था, बट केबीटी के अंदर चार्ज था, इसमें केबीटी के अंदर चार्ज मैंने डाला ही नहीं, ठीक है। तो मुझे इधर पे ये दिखाना था कि केबीटी के अंदर में अगर चार्ज नहीं रहता है ना तो केबीटी का प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू को, ठीक है। वही मैंने इधर पे तुम्हें समझाया, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे देखो, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये जो अभी बात हमें समझ आया ना, जिसमें जो तुम्हारा कंडक्टर के अंदर में कैसे भी तुमने केबीटी बना लिया, कुछ भी बना लिया, तुम्हारा आंसर हमेशा क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जहां पे इनसाइड अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देते हैं हम लोग? जीरो कर देते हैं। इट इज द फेनोमेना इन विच वी आर मेकिंग अ रीजन फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हम लोग क्या बना रहे? एक रीजन बना रहे। दैट फेनोमेना इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम लोग फेराडे का केस भी बोल सकते हैं। फेराडे, माइकल फेराडे, फेराडे ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने क्या बनाया था? फेराडेज केस बनाया था, ठीक है। वो केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर मेटल है तुम्हारे पास, मेटल मतलब कंडक्टर हो गया, मेटल का कंडक्टर का दूसरा नाम मेटल ही तो है, तो मेटल मतलब क्या हो गया? कंडक्टर हो गया। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास मेटल है, मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मेटल के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट तुमने शायद देखा होगा, ठीक है, यूट्यूब में भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम फॉइल रहते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें हम लोग रोटी वगैरह वो करते हैं ना, एक रोटी अगर मतलब रोटी अगर लेते हो तो उसको पैक कराने के लिए जो एल्यूमिनियम फॉइल जो हम लोग यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर में तुम अगर तुम्हारा फोन को रख दोगे और उसको अगर बाहर से अगर रैप कर लोगे, तो अगर उसके बाद कॉल लगाओगे तो क्या नहीं होता है? कॉल अंदर तक नहीं जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका है। और अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी ना किसी चैप्टर में, किसी ना किसी दिन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर सिग्नल कैंसिल हो गया तो कोई भी वेव्स इसके अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हारा फोन में क्या नहीं जाएगा? कोई भी कॉल रिसीव नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद तुम देखोगे लिफ्ट का केस। लिफ्ट के अंदर अगर तुम रहते हो तो लिफ्ट के अंदर में भी तुम्हारा सिग्नल क्या होता है? थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिफ्ट भी एक क्या है? एक शाफ्ट है, एक मेटल शाफ्ट है, ठीक है। एक उसमें क्या लगा हुआ रहता है? मेटल लगा हुआ रहता है। और तुम अंदर में रहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उधर पे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो वो सब एक क्या हो गया तुम्हारे लिए? फैराडे का केस हो गया।
ठीक है, तो ऐसा समझ आ गया फेनोमेना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिशेस इनसाइड द कैविटी ऑफ ए हॉलो कंडक्टर। हॉलो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केविटी में भी तो जीरो ही होता है, अभी तो समझाया था। ठीक है, एप्लीकेशन अगर देखोगे ना तो एप्लीकेशन ये मजेदार एप्लीकेशन है, तुम इसको पढ़ सकते हो कि थंडरस्टॉर्म जब होता है ना, थंडरस्टॉर्म अगर होता है तो तुम अगर कार के अंदर में हो, तुम जा रहे हो घर और तुम कार के अंदर में हो, कार के अंदर में अगर तुम हो तो क्या तुम कार से बाहर निकल के तुम कोई भी ट्री के सामने तुम बैठोगे? थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बहुत लाइटनिंग वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो तुम अपने आप को सेव कराने के लिए क्या तुम कोई भी ग्राउंड में चले जाओगे? ग्राउंड, बड़ा सा ग्राउंड है, पैर के सामने तुम बैठ गए, या तो तुम कार के अंदर बैठ सकते हो। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, कार के अंदर में बैठना है या तो तुम्हें ग्राउंड में चला जाना है, किसी भी ट्री के नीचे बैठना है। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो मैं जो चूज करूंगा वो, क्योंकि मुझे आता है फिजिक्स, तो मैं चूज करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि हमें पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब जो तुम्हारा व्हीकल है, वो व्हीकल या तो कार, वो कार एक मेटेलिक बॉडी है, तो मेटेलिक बॉडी होने से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो कोई भी एक्सेस चार्ज अगर आया, लाइटनिंग हो रहा है, तो चार्ज अगर तुम्हारा स्काई से अगर हमारे तक, अगर कोई भी क्लाउड से अगर तुम्हारा मेटल कंडक्टर में अगर क्या आ रहा है, एक्सेस चार्ज आ रहा है, तो क्या होगा, चार्ज हमेशा ऊपर ऊपर में रह जाएगा और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन कोई तुम्हारा लाइटनिंग जो है, जो भी लाइटनिंग हो रहा है, वो उसका बिजली तुम्हारे अंदर तक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेटल के अंदर में हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तुम्हें पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, तो जो भी चार्ज है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हो, हमेशा तुम्हारे कार के सरफेस में रहेगा, तुम्हारा क्या नहीं होगा, तुम्हारे कार के अंदर आ ही नहीं सकता। इसलिए तुम कार से बाहर मत निकलना, कार के अंदर ही बैठा रहना, ठीक है, क्योंकि कार क्या हो गया, तुम्हारा एक मेटल हो गया और मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, ये इधर पे लिखा हुआ है। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग इट्स सेफर टू स्टे इनसाइड ए कार देन नियर ट्रीज और इन ओपन एरियाज। द मेटल बॉडी ऑफ द कार एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर ही रहने वाला है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम देखो ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन में देखो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो होता है ना, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उनको मेटल कवरिंग्स देते। ठीक है, सोचो कि तुम्हारा लैपटॉप बना हुआ है, ठीक है, कोई भी डेस्कटॉप बना हुआ है, तो अंदर में अगर कोई भी सेंसिटिव पार्ट्स है ना, तो अंदर में देखो चार्ज वगैरह क्रिएट होगा, ठीक है, अंदर में चार्ज वगैरह क्रिएट होगा, तो एक्सेस चार्ज वगैरह अंदर में अगर आ गया, कोई भी मेटल, सोचो कि ये मेटल है, उसके ऊपर में दूसरा मेटल है, तो इधर से तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा ना, इधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, और उसके बीच में एक सेंसिटिव मेटल, सेंसिटिव पार्ट्स है, तो वो सेंसिटिव पार्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा अगर वो कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि कोई भी सेंसिटिव पार्ट्स को अगर हमें बचाना है, तो उसके ऊपर में हम लोग एक कवरिंग चला देंगे। एक कवरिंग क्या कर देंगे, एक कवर चला देंगे। वो कवर अगर चला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो मेटल के अंदर में हो गया, ठीक है, वो सेंसिटिव पार्ट्स मेटल के अंदर में हो गया, तो मेटल्स के अंदर में अगर हो गया तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया ना बात। तो उसके बाद अगर तुम देखोगे तो ये भी तुम्हारा सेम ही बात बोल रहा है कि इनर लेयर को तुम्हें सिग्नल का, या इनर लेयर को तुम्हें अगर क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, ऐसे देखो, ये पढ़ लो एक बार, ये देख लो, कोएक्सियल केबल से द आउटर मेटल लेयर, ठीक है, द आउटर मेटल लेयर कनेक्टेड टू द ग्राउंड प्रोटेक्ट्स द इनर सिग्नल कैरिंग वायर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। जो भी है ये सब तुम्हारा एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन तुम्हें समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का दूसरा नाम तुम फैराडेज केज भी बोल सकते हो, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैंने एल्यूमिनियम फॉयल वाला बोला वो भी तुम सीख सकते हो, वो भी एक एप्लीकेशन है, ये सब भी तुम्हारा एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलो, इससे ही एक क्वेश्चन आया था, इसी बार आया है, देख लो। द आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ मेटल which protects person sitting inside from lightning strikes। ठीक है, यस ट्रू है, assertion is correct। ठीक है, यही तो हम लोग ने अभी पढ़ा था, assertion is correct। ठीक है, क्या रीजन करेक्ट है क्या देख लेते चलो। The electric field inside cavity enclosed by a conductor is zero। यस, तो ये भी तुम्हारा करेक्ट है, और R is the correct explanation of, R is the correct explanation ऑफ ए, ये मतलब assertion ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इतना नोट कर लेना। चलो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स। ठीक है, इसमें लोगों का पता नहीं बहुत
मैंने स्टूडेंट्स देखा है ऑफलाइन में, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें सर कैसे लिखेंगे, इसमें कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो इधर पे देखो, यो देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना। मैं इधर पे तुम्हें कॉन्सेंट्रिक शेल, देखो इधर पे एक शेल है, ये एक शेल है, इसके ऊपर दूसरा शेल है, ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक शेल्स है। ठीक है, ये कंडक्टर नहीं है कि ये इसके अंदर ये है तो अंदर से नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इधर पे मटेरियल नहीं है, इधर पे कुछ मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक शेल है, रिंग जैसा समझ लो, एक एक शेल है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसमें अगर क्यू चार्ज है, इसमें 3Q चार्ज है। ठीक है, इसमें Q चार्ज है, इसमें 3Q चार्ज है, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। चलो, हमें निकालना है, एक पॉइंट दे दिया मैंने, ये पॉइंट देखो सरफेस में भी दे सकते हो, इधर पे भी दे सकते हो, दोनों, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मैं A पॉइंट दे देता हूं और मैं B पॉइंट दे देता हूं और एक पॉइंट मैं लिख देता हूं, दैट इज C पॉइंट। लोग नहीं तो मुझे पूछते हैं, सर आपने सरफेस में लिख के छोड़ दिया, अगर C पॉइंट होता तो क्या होता, तो कर लेते। चलो, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट में हमें पोटेंशियल निकलना है। ठीक है, तो A पॉइंट में सबसे पहले मैं पोटेंशियल निकाल के बता रहा हूं तुम्हें। देखो, ए पॉइंट में तुम्हें क्या क्या पता है वो पहले याद कर लो। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में अगर 0 होता है तो पोटेंशियल जो सरफेस का होता है ना, वही अंदर में चिपक जाता है। अंदर पॉइंट में सरफेस वाला ही चिपकता है, वो पता है ना तुम्हें, अंदर वाला पॉइंट में सरफेस वाला चिपकता है। ठीक है, और सरफेस में तो आता ही हमें KQ/R आता है, सरफेस वाला में KQ/R, और अंदर में भी क्या आता है, KQ/R ही आता है, अंदर वाला पॉइंट में भी KQ/R आता है। तो अच्छे से अभी दिमाग लगा के इधर सुनना, पूरा माइंड को इधर पे लाओ, माइंड और कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होने से नहीं चलेगा, माइंड इधर पे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो, ए पॉइंट में मुझे क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है। तो ए पॉइंट के लिए तुम देखना, मैं लिख के देता हूं पूरा, कि ए पॉइंट के लिए तुम्हें VQ लिखना पड़ेगा पहले, जो कि एक सरफेस वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर अगर तुम देखोगे ना तो 3Q के लिए ए पॉइंट में लिखना पड़ेगा, और 3Q जो है वो तुम्हारा एक क्या हो जाएगा, अगर ए पॉइंट देखोगे ना 3Q के लिए, वो इनसाइड पॉइंट है। ठीक है, इनसाइड पॉइंट है। तो मुझे बताओ, Q पॉइंट, Q के लिए देखना, ये जो Q चार्ज है इसके लिए ए पॉइंट, इस ये वाला स्पेयर के लिए ए पॉइंट क्या हो गया, ये वाला कॉन्सेंट्रिक तुम्हारा शेल के लिए, ये वाला शेल के लिए ये पॉइंट सरफेस में हो गया, और सरफेस में क्या होता है, KQ/R। तो KQ/R अगर देखो ना उसका A है, R अगर देखोगे उसका रेडियस A है, तो इसलिए KQ/A लिख दिया मैंने। और प्लस करो, अभी प्लस अगर देखो ना 3Q के लिए, देखना 3Q के लिए ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर है, और अंदर में क्या होता है, जो सरफेस में होता है, उसका सरफेस में कितना होता है, 3KQ। क्या होता है, 3KQ, या तो KQ, Q के जगह में 3Q बिठाओगे ना, और साथ में डिवाइडेड बाय किसका रेडियस, अरे इसके सरफेस में जितना होगा उसके सेंटर, उसके अंदर में उतना ही होगा, इसके सरफेस में जितना होता है, इसके सरफेस में जितना होगा उसके अंदर वाला पॉइंट में भी सेम होता है। तो इसके सरफेस में होता है 3KQ/R, R मतलब इसका B, तो इसके ए पॉइंट में क्योंकि इसका अंदर है तो इसलिए तुम्हारा 3B हो जाएगा। बोलो, और 3B नहीं, सॉरी B उसका रेडियस है तो B हो जाएगा। बोलो, ये समझ आया कि नहीं, B हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एट A हो जाएगा। तो ये तुम्हें सीखना चाहिए था, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो अभी B पॉइंट में निकाल के बताता हूं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़ा सा और दूर हो जाए। ठीक है, अच्छा B पॉइंट देख लो, Q के लिए B पॉइंट किधर है, ये जो Q ये जो शेल है इसके लिए B पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है, बाहर वाला। तो बाहर वाला पॉइंट होने से इधर लिख दो आउटसाइड। आउटसाइड के लिए तुम्हें पता है KQ/R लिखते हैं, R मतलब जितना डिस्टेंस दूर है उतना डिस्टेंस के लिए लिखते हैं। ठीक है, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर तुम देखोगे ना 3Q के लिए देखोगे ना तो B पॉइंट देख लो सरफेस में ही है, तो ये सरफेस वाला पॉइंट हमें चाहिए, सरफेस के लिए लिखेंगे। ठीक है, अच्छा क्यूब के लिए KQ डिवाइडेड बाय R मतलब बाहर है ना, तो बाहर वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस, ये तो तुम्हारा B है ना, ये तो तुम्हारा B है, तो इसके लिए ये बाहर है तो सेंटर से पूरा R डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, ये R मतलब तुम्हारा B हो जाएगा, तो KQ/B हो जाएगा। और साथ में अगर देखोगे इसके लिए अपने सरफेस में ही है, तो सरफेस में तो 3Q और इसका सरफेस में आ जाएगा B। बाकी ये सब प्लस माइनस तुम कर ही सकते हो, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, बट क्या तुम्हें ये सब समझ आ रहा है, बात समझना इंपॉर्टेंट है, बताओ मुझे। ठीक है, क्या तुम्हें यह समझ आ गया कि ए पॉइंट इसके लिए इसके सरफेस, बट ए पॉइंट इसके लिए इसके इनसाइड। ठीक है, बी पॉइंट इसके लिए इसके सरफेस, बट बी पॉइंट इसके लिए इससे बाहर, दैट इज बी डिस्टेंस बाहर। ठीक है, यही मैंने इधर पे लिख दिया और आंसर आ भी गया। ठीक है, अच्छा सी पॉइंट में भी लिखना था ना, तो पता नहीं सी पॉइंट कितना डिस्टेंस दूर है, तो मैं इधर पे इसके लिए आर डिस्टेंस मान लेता हूं दूर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चाहिए होगा हमें, देख लो कैसे चाहिए होगा सर, देख लो हमें सी पॉइंट में लिखना है। सी पॉइंट अगर देखोगे ना, तो सी पॉइंट अगर देखोगे तो V जब Q के लिए लिखेंगे, पोटेंशियल जब इसी चार्ज के लिए लिखेंगे, तो ये एक बाहर वाला पॉइंट है, क्या है, ये आउटसाइड पॉइंट है। प्लस जब मैं 3Q के लिए लिखूंगा
तो 3Q के लिए ये अंदर वाला पॉइंट है, अंदर वाला पॉइंट मतलब क्या हो गया, इनसाइड। ठीक है, तो VQ आउटसाइड, इसके लिए आउटसाइड है ना, आउटसाइड कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, तो KQ बाई R डिस्टेंस हो गया, R डिस्टेंस में है ना, तो KQ बाई R, इससे R डिस्टेंस दूर है तो KQ बाई R बाहर वाला पॉइंट। ठीक है, और इसके लिए अंदर वाला पॉइंट मतलब इसका सरफेस में जितना हुआ था उसके लिए भी C के लिए भी सेम ही होगा, दैट इज K3Q बाई उसका रेडियस दैट इज B। तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा आंसर C पॉइंट में। देख लो, इतना ज्यादा टफ तो मेरे हिसाब से नहीं है, बट लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवाइज नहीं करने से भूल जाते। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, रिवाइज करने से भूल जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे तो जल्दी से भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो, समझ के नोट करो। ठीक है, और एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, ठीक है, जिसमें 3 रहेगा। ठीक है, ऐसा अगर 3 हो गया तो भी हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, 3 अगर हो गया तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलो निकाल के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो देखना, तो सबसे पहले सरफेस में निकाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट में तो निकाल ही लोगे अभी। तो मुझे 3 सरफेस इधर पे मैंने लिया है, सबसे पहले ए पॉइंट में मुझे निकाल के बता दो। अभी मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अभी आई होप तुम्हें पता चल गया कि कौन किसके लिए अंदर, कौन किसके लिए बाहर, वो सब समझ अगर आ गया तो ए पॉइंट में देख लो, मैं बता देता हूँ, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, तुम्हें अगर लिखना है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम लिख भी सकते हो कि ए पॉइंट, ये पहला वाला अगर देखो जिसका आर है उसके लिए अगर देखोगे तो ये सरफेस वाला पॉइंट है, ए पॉइंट बी के लिए अंदर वाला पॉइंट है, ए पॉइंट अगर देखोगे तो पूरा बड़ा वाला के लिए ये भी अंदर वाला पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों तुम्हारा अंदर अंदर वाला पॉइंट है। ठीक है, ये समझ आया क्या बात, ये बात समझ आया क्या कि ए पॉइंट जो है वो इसके लिए सिर्फ सरफेस में और बाकी दोनों के लिए ए पॉइंट अंदर है। बी पॉइंट अगर देखोगे तो ये छोटा वाला स्पेयर के लिए बाहर है, और बी अगर देखोगे तो खुद के लिए सरफेस में, और सी के लिए अंदर है। और सी पॉइंट अगर देखोगे तो पूरा के लिए सरफेस में, इसके लिए भी बाहर, और ये छोटा वाला स्पेयर के लिए भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ आ गया। तो ए पॉइंट के लिए मुझे बताओ, ए पॉइंट के लिए खुद के लिए तो सरफेस हो गया, तो खुद के लिए के क्यू, अच्छा क्यू कितना दिया है, क्यू दिया है के क्यू और डिवाइडेड बाय उसका रेडियस दैट इज आर। ठीक है, अच्छा अगर ए पॉइंट देखो ना, बी के लिए अंदर वाला पॉइंट, तो सरफेस में बी का सरफेस में जितना आएगा, बी में अगर देखोगे तो बी का चार्ज देख लो, बी का चार्ज अगर देखोगे 2Q है, और बी का सरफेस में जितना आएगा, मतलब सरफेस में तो उसका खुद का रेडियस लिखना पड़ता है, दैट इज 2R, क्योंकि वो इनसाइड वाला पॉइंट है, उसका सरफेस में जितना होगा उसका इनसाइड में उतना ही होता है। ठीक है, और अगर तुम देखोगे ना 3Q के लिए भी ये अंदर वाला ही पॉइंट है, तो 3Q का सरफेस में जितना होगा, 3Q का सरफेस में जितना होगा उतना ही तुम्हारा इधर पे उसका अंदर में होगा। तो 3Q डिवाइडेड बाय अगर देखोगे ना, ये 4R है तो इधर पे 4R लिख दिया मैंने। ठीक है, सॉल्व करना है तो तुम सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 4R को ले सकते हो इधर। 4R लेने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये KQ, ये 4KQ होना चाहिए था, और इधर पे अगर तुम देखोगे तो ये और 4KQ होना चाहिए था, इधर अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 3KQ होना चाहिए था, 3KQ होना चाहिए। तो इधर पे अगर देखोगे तो 8 और तुम्हारे पास 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 11KQ बाई 4R, तुम्हारा इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ए पॉइंट में पोटेंशियल अगर तुम्हें चाहिए तो 11KQ बाई 4R आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी अगर मुझे बी पॉइंट में लिखना है, ठीक है, अभी अगर मुझे बी पॉइंट में लिखना है तो लिख लोगे ना आराम से, बी पॉइंट में अगर लिखना है तो आराम से लिख लोगे। चलो लिखते हैं आराम से, बी पॉइंट में तो और आराम से लिख लेंगे क्योंकि हमें ए पॉइंट में लिखना आ गया। तो बी पॉइंट जो होगा वो ए इसके लिए पहला वाला के लिए बाहर होगा, तो बाहर के लिए कितना होता है KQ बाई ये डिस्टेंस अगर देखो 2R है। ठीक है, उसका रेडियस हो जाएगा ना, तो 2R हो जाएगा। ठीक है, और खुद के लिए, खुद 2Q के लिए ये तुम्हारा सरफेस पॉइंट है, तो खुद के लिए K और उसका चार्ज है 2Q, खुद के लिए खुद का रेडियस इट इज 2R। ठीक है, और साथ में अगर 3Q के लिए ये अंदर वाला पॉइंट है, तो अंदर वाला पॉइंट के लिए उसका हमेशा सरफेस में जितना आएगा वही आएगा। ठीक है, तो तुम्हें इधर पे रेडियस पकड़ना है कि किसके लिए क्या पकड़ना है, 3Q के लिए, ये बी अंदर वाला पॉइंट है ना, तो खुद का जो सरफेस में होगा दैट इज 3 तुम्हारा 3KQ, मतलब के 3Q डिवाइडेड बाई जो तुम्हारा क्या होगा रेडियस, उसका रेडियस है 4R, तो इधर पे 4R ही बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और इधर पे तुम क्या कर सकते हो, इधर पे तुम एलसीएम ले सकते हो 4R, एलसीएम क्या लिख सकते हो 4R, तो ये आ जाएगा 2KQ, क्या आ जाएगा 2KQ, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4KQ। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3KQ। ठीक है, तो इधर से तुम्हें दिखेगा कि ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा ना, ये 6 और ये 9 आ जाएगा, 9KQ बाई 4R तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें समझ आ गया, ये भी हमें समझ आ गया, बी पॉइंट में भी हमें समझ आ गया। तो ये भी अगर तुम्हें समझ आ चुका है तो अभी तुम सी पॉइंट में निकाल के बता दो। सी पॉइंट में अगर निकालना है तो
इसके लिए देखोगे ना, इसके लिए ये 3r डिस्टेंस दूर है, बाहर वाला पॉइंट 3r डिस्टेंस दूर, तो के क्यू पाई इसके लिए 3r डिस्टेंस दूर। और अगर तुम इसके लिए भी निकालोगे ना 2q के लिए, वो भी 3r डिस्टेंस दूर, उसका सेंटर से कितना 3r डिस्टेंस दूरी तो होगा। और खुद के लिए भी वो लिखोगे तुम, खुद के लिए खुद का सरफेस में 3r नहीं सॉरी 4r था ना, डिस्टेंस तो 4r दिया हुआ था, सॉरी डिस्टेंस 4r दिया हुआ था, डिस्टेंस 4r दिया था, डिस्टेंस 4r है, देख लो सेंटर से सरफेस में 4r दिया हुआ है, 3r नहीं 4r दिया हुआ है। और खुद के लिए भी ये 4r ही होने वाला है, ठीक है। तो 4r इधर पे एलसीएम हो जाएगा, और इधर पे सबको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, तो 6 के क्यू आ जाएगा। तो इधर से अगर हमें लिखना है वी एट सी, अगर लिखना है तो वी एट सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 3KQ/2R, ठीक है। इसको आराम से समझ समझ के देख लो, किसका रेडियस किसका नहीं लेना है, ये सब देख देख के तुम आराम से लिखो, ठीक है। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो इसको, ठीक है, जल्दी से लिखो, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लो, देख लो किसका रेडियस क्या देखना है, आराम से देखो, ठीक है, जल्दी देख लो। ठीक है, चलो आगे, चलो आगे, ये समझा दिया मैंने। अभी हमें ग्राउंडिंग का केस भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसे अगर ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग का केस मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें समझा दिया था, ग्राउंडिंग में क्या क्या याद करना है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ कि ग्राउंडिंग में याद क्या क्या रखना है। ग्राउंडिंग में ये याद रखना है कि जो भी स्पेयर, जो भी कंडक्टर बोल देता हूं, जो भी कंडक्टर ग्राउंड के साथ, या तो अर्थिंग अर्थिंग भी बोल सकते हो, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करोगे, कनेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, और चार्ज उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। चार्ज जीरो नहीं होगा अभी, ठीक है। अगर आइसोलेटेड होता है तो जीरो होता है, सिंगल अगर होता है जीरो। इधर देखो 2 है तो जीरो नहीं होगा, इधर पे चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज इधर पे चेंज हो जाएगा, वो बात है, इधर पे चार्ज चेंज होगा, ठीक है। चार्ज की जगह में तुम्हें कुछ एक्स लिखना पड़ेगा, और उस एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये तुम्हें इधर पे अच्छे से नोट करना है। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी अमाउंट का, कोई भी, ये लास्ट उसमें भी लिखा था, मुझे याद आ रहा है, सेम लाइन, कोई भी अमाउंट का चार्ज अर्थ ले सकता है और दे भी सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारा जो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है उसको जीरो करवाने के लिए कोई भी अमाउंट का चार्ज आर्ट ले भी सकता है और आर्ट दे भी सकता है, ठीक है। सो दैट तुम्हारा पोटेंशियल का, तुम्हारा कंडक्टर जो भी कनेक्टेड है वो क्या हो जाए, वो हो जाए तुम्हारा जीरो, उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए, ठीक है। पोटेंशियल जीरो होगा, ये एज्यूम करते हैं हम लोग कि आर्ट का पोटेंशियल जीरो है, ये हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि आर्ट का पोटेंशियल जीरो है। और अगर आर्ट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो जिसके साथ भी तुम इसको कनेक्ट करोगे उससे चार्ज फ्लो होके, या तो आर्ट से होगा, अगर ये नेगेटिव, इसका अगर पोटेंशियल कम है तो आर्ट से ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल होके आर्ट से फ्लो होके ये जीरो हो जाएगा, या तो उल्टा हो सकता है कि इधर से इधर फ्लो होके जीरो हो जाए, ठीक है। दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी इधर पे हो सकता है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। तो हमें अभी क्या करना है, चलो हमें निकालना है चार्ज वगैरह, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ग्राउंडिंग अगर हुआ तो हमें पता है कि ग्राउंडिंग जिस भी कॉन्सेंट्रिक स्पेयर के साथ तुमने किया है, जिस भी कॉन्सेंट्रिक स्पेयर के साथ तुमने ग्राउंडिंग किया है ना, उसका चार्ज चेंज हो जाएगा, उसका चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है। चार्ज चेंज हो जाएगा, चार्ज जीरो नहीं, चार्ज चेंज हो जाएगा। हमें चार्ज वही निकालना है कि फाइनल चार्ज निकालना है, ठीक है। फाइनल चार्ज निकालना है, फाइनल चार्ज निकालना है। और हमें क्या पता है, फाइनल चार्ज हमें पता है कि जिस भी उसके साथ, जिस भी सरफेस के साथ, ये देखना पोटेंशियल जीरो होता है तुम्हारा अर्थ का, ये अर्थिंग का तुम्हारा सिंबल होता है, ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा जो सेकंड स्पेयर है ना, उसका हर एक पॉइंट में तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हर एक पॉइंट में पोटेंशियल जीरो कर सकते हो क्या, आराम से कर सकते। तो ये जो तुम्हारा सेकंड सरफेस है, इसको 1 नाम दे रहा हूं, उसको 2 नाम दे रहा हूं। तो पोटेंशियल तुम्हें सेकंड सरफेस का क्या करना है, जीरो करना है। क्या करना है, जीरो करना है। गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट, जब तुमने अर्थिंग किया था ना, जब तुमने अर्थिंग क्या होगा, जब तुमने अर्थिंग क्या होगा,
जब तुमने अर्थिंग किया होगा, ठीक है, यही चीज मैं इधर पे बना रहा हूं फिर से, जब तुमने अर्थिंग किया होगा ना, तब इसमें चार्ज चेंज हो गया। अभी एक्स हो गया, पता नहीं ये कितना है, फाइनल चार्ज ही तो निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या है हमें पता नहीं, ठीक है, तो इसमें चार्ज हमें पता नहीं, बट इसमें चार्ज पता है, दैट इज 2q। जब तुमने अर्थिंग किया या तो ग्राउंडिंग किया, तब तुम्हारा क्या हो जाता है, जिसके साथ ग्राउंडिंग करोगे ना उसका चार्ज चेंज कर देना है, उसका चार्ज x लिख देना। पता नहीं अभी 5q नहीं रहेगा, क्योंकि 5q से हो सकता है कुछ चार्ज इधर चला गया है, तो दैट तुम्हारा पोटेंशियल इस पॉइंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। या तो हो सकता है कि चार्ज इधर से इधर आया होगा, तो दैट तुम्हारा इस पॉइंट का चार्ज क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो इस सरफेस में तुम्हें पोटेंशियल को 0 करना है, गिवन दैट ये तुम्हें पता है r, और ये भी तुम्हें पता है कि ये 2r है। चलो इसको हम लोग निकालते, चलो। तो इसके लिए हमें ये सेकंड जो वो तुम्हारा सरफेस है ना, सेकंड पॉइंट में, सेकंड सरफेस में हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है। तो सेकंड, ये तो हमें पता है ना पोटेंशियल 0 हो जाता है, देखो इधर ही लिखा था पोटेंशियल 0 होता है। तो पोटेंशियल अगर 0 होता है तो इस पॉइंट में जिसके साथ कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल 0। तो इस पॉइंट में तुम देखो 2q कितना डिस्टेंस दूर है, 2r डिस्टेंस दूर होगा, 2r डिस्टेंस। तो बाहर के चार्ज के लिए कैसे लिखते हैं, तो जितना चार्ज है उसमें 2q चार्ज है, और कितना डिस्टेंस दूर है, ये 2r डिस्टेंस दूर है, प्लस खुद के चार्ज के लिए ये सरफेस में, तो q मतलब इधर x होगा उसके लिए, और कितना डिस्टेंस है उसके लिए 2r डिस्टेंस है, इक्वल टू क्या कर देना, 0 कर देना, ठीक है। तो इधर से तुम देख सकते हो 2kq प्लस क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसको अगर मैंने इधर से वो कर दिया, ठीक है, ये इधर से चला जाएगा, k भी चला जाएगा, तो 2q प्लस x इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे लिए। तो इधर से हमें पता चल जाएगा कि ये -2q चार्ज ले लेगा, ये क्या ले लेगा, -2q चार्ज ले लेगा, ठीक है। इसमें -2q चार्ज आ जाएगा, इसमें -2q चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम्हें दिखाना है, जो आगे हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इधर पे 2q है ना, तो क्या होता है, मैंने ये तुम्हें सिखाया था आगे भी कि ये अगर 2q चार्ज है, ये अगर 2q चार्ज है, तो इधर पे माइनस माइनस नेगेटिव चार्ज आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाओगे, तुम्हें पता है कि इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इसलिए गॉसियन सरफेस बनाओगे, नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इसलिए ये 2q होने से इधर पे -2q चला जाता है। और ये अगर -2q होगा ना, तुम देख लो इधर अगर -2q चार्ज होगा ना, ये 2q है, इधर पे -2q चला जाएगा इधर पे, ठीक है, इधर पे -2q चला जाएगा, ठीक है। तो बाहर आ जाएगा तुम्हारे पास +2q, ठीक है, बाहर आ जाएगा +2q। और तुमने क्यू की इस पॉइंट में, देखना अच्छे से समझना बातों को, कि तुमने क्या किया था, तुमने बाहर वाला सरफेस को अर्थिंग कर दिया होगा। तो बाहर वाला सरफेस को अगर अर्थिंग किया, तो ये जो 2q है ना, ये पूरा फ्लो कर गया। तो सिर्फ और सिर्फ इस, अगर तुम देखोगे पेयर में सिर्फ नीचे का चार्ज रह गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज बना था, देखो बाहर में पॉजिटिव चार्ज बना था, मैं मतलब दोनों तरीके से मैं समझा के दे रहा हूं तुम्हें, कि इधर पे x पकड़ लेना और x का वैल्यू निकाल के तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि इधर पे 2q था, तो इधर पे -2q आ जाएगा, और इधर पे अगर -2q आ रहा है, तो इधर पे तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, +2q होना पड़ेगा, ठीक है। +2q होगा, नहीं, टोटल इधर पे 5q था, तो इधर पे हो जाएगा, नहीं ये गलत हो गया, इधर पे तुम्हारा 2q नहीं रहेगा, इधर पे तुम्हारा रहेगा 7q, इधर पे तुम्हारा 7q आ जाएगा। क्यों 7q आएगा, क्योंकि ये -2q है, ये -2q है, ये 7q होगा, ये -2q है, ये 7q आ गया। तो दोनों सरफेस का देखो टोटल, ये जो दिया रहता है ना, टोटल दिया रहता है, टोटल मतलब 5q मतलब इसका इस साइड और ये साइड मिला के 5q है। तो इसका अगर देखोगे, ये 2q होने से इधर -2q आएगा, और इधर पे 7q आएगा, 7q और -2q मिला के 5q आ रहा है। तो इसको जब मैंने इधर पे कनेक्ट किया था, तो ये 7q पूरा फ्लो हो जाएगा, ये 7q पूरा फ्लो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो -2q अंदर वाला चार्ज है ना, वो तुम्हारा रह जाएगा, बाकी चार्ज इधर पे फ्लो हो जाएगा। तो देखो, तुम्हें अगर ग्राउंडिंग वाला अगर कंडीशन दे दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इधर पे क्या करना है, तुम्हें बस इधर पे क्या करना है, बोलो, तुम्हें बस पोटेंशियल को 0 कर देना है। जिस पॉइंट में भी ग्राउंडिंग हुआ है उसका पोटेंशियल को 0 कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, उसका पोटेंशियल को 0 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही तुम्हें इधर पे समझना था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करेंगे, फिर ये क्वेश्चन भी हमें सोल्व करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते क्या, ठीक है, जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते। चलो, इधर पे ग्राउंडिंग इस बार मैंने 2r को किया, अंदर में देखना, तो अंदर में अगर किया है, तो इसका पोटेंशियल इस बार इसको 2 लिख देता हूं, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर इस पॉइंट में 0 हो जाएगा, तो इसका जो भी चार्ज था ना, ये जो 2q चार्ज था, इसको हटा दो, हटा के x मान लो इसमें,
ठीक है, इसमें x मान लो, तो इसमें अगर x मानोगे तो अभी तुम क्या करो, सेकंड वाला सरफेस में सबके लिए पोटेंशियल लिख के जीरो कर दो। तो पोटेंशियल एट सेकंड सरफेस जीरो करना है हमें, तो पोटेंशियल एट सेकंड सरफेस सबके लिए लिखो। सबसे पहले अंदर वाला चार्ज के लिए लिखो, तो चार्ज चेंज हो जाता है, मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अंदर वाला के लिए लिखो इस पॉइंट में, तो 2r डिस्टेंस दूर है, तो k q बाई 2r हो जाएगा इसके लिए। और खुद के लिए लिखो, खुद के लिए k x बाई कितना डिस्टेंस, 2r डिस्टेंस में ही वो बैठा हुआ है खुद के सरफेस में। और 3q के लिए अगर देखोगे ना, वो अंदर वाला सरफेस है। 3q के लिए अगर देखोगे ना, अंदर वाला पॉइंट है, तो 3q डिवाइडेड बाई अगर देखोगे ना खुद का रेडियस, दैट इज 3r शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इधर नहीं करना है, इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मत करना, डायरेक्ट तुम क्या करना, डायरेक्ट तुम चार्ज को हटा देना और इधर से चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, तो चार्ज ही हमारा निकालना इधर पे इंपॉर्टेंट बात है। तो चार्ज अभी निकल जाएगा ना, इधर पे क्या करोगे, 6r ले लोगे क्या, 6r अगर तुम ले लोगे ना, तो इधर पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तुम्हारे लिए 3kq, ये तुम्हारे लिए आ जाएगा 3kqx, सॉरी 3kx और इधर तुम्हें मिल जाएगा 3 ऐसा मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो इधर से तुम अगर देखोगे 3kq 6 हो जाएगा, 6kq प्लस इधर अगर देखोगे 3kx इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इधर से भी अगर तुम देखोगे ना 3 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2q और ये आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास जो x का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा -2q। ठीक है, तो इधर पे -2q, अरे पहले का आंसर भी -2q आया था, इसमें भी -2q आ रहा है। ठीक है, वो इत्तेफाक है और कुछ नहीं। ठीक है, इत्तेफाक है और कुछ नहीं आ रहा है। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तुम्हें, अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो कि इधर पे 2q था, ठीक है, ये q अगर हुआ तो इधर पे -q चला जाएगा, समझ आया। और टोटल इसमें कितना था, टोटल इसमें था तुम्हारा 2q। ठीक है, अच्छा इधर पे कुछ गलत लिखा था क्या हम लोग ने, इधर पे -2q इस साइड में आया था और ये तुम्हारा 7q, और दोनों का मिला के ये 5q इधर पे जो था। बट इस जगह पे अगर ये मतलब बिफोर ग्राउंडिंग का मैं इधर पे बनाया और कुछ नहीं, इधर पे भी बिफोर ग्राउंडिंग का बना रहा हूं। इधर पे 2q है, इधर अगर -q है तो इधर पे +3q है, समझ आ गया ना बात, बिफोर ग्राउंडिंग, ये नहीं। ठीक है, बिफोर ग्राउंडिंग का बना रहा हूं कि तुम्हें कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि ये 3 तो मिला के 2q आएगा, ये 3 होने से इधर -3q आएगा। इधर टोटल कितना है 3q है, तो इधर पे कितना लिखना पड़ेगा 6q लिखना पड़ेगा, सो दैट ये दोनों मिला के 3q आएगा। ये ग्राउंड, ये मैंने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया ग्राउंडिंग के बाद नहीं, ग्राउंडिंग का खत्म, काम खत्म है, इतना ही तुम्हें निकालना था। ठीक है, बट मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इधर q होने से इधर -q होना चाहिए था, इधर पे 2q दिया था तो इधर 3q होना चाहिए था ताकि 2q हुआ, इधर पे 3q होने से इधर -3q आएगा, और इधर पे 3q टोटल होना चाहिए तो इधर पे 6q आएगा। ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए होगा, नेक्स्ट लेक्चर का बात है, इधर पे मैं पहले से करवा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ये तुम्हें आना चाहिए। पोटेंशियल कुछ नहीं, जिस पॉइंट में भी ग्राउंडिंग हुआ है उस पॉइंट का चार्ज हटा लो, चार्ज हटा के x कर दो और x को निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं कि इसमें बाहर वाला पॉइंट को हम लोग ने क्या किया है, फिर से हम लोग ने ग्राउंडिंग कर दिया। ठीक है, तो बाहर वाला पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, सरफेस नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस नंबर 3 को हमें पोटेंशियल का क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो 5q दिया था उसको हटा के x मान लो। ठीक है, 5q जो दिया था उसका हटा के उसको x मान लो, तो पोटेंशियल एट 3 तुम क्या कर दो, 0 कर दो। पोटेंशियल एट 3 अगर हमें 0 करना है तो पहले तो खुद के लिए लिख लो, खुद के लिए आ जाएगा kq बाई खुद का रेडियस दैट इज 4r। उसके बाद अंदर का इसके लिए 3q के लिख लो, 3q के लिए ये कितना डिस्टेंस है, 4r डिस्टेंस है, 3q के लिए ये 4r डिस्टेंस है, 3q के लिए ये 4r डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छे से वो देखना पड़ेगा हमें। और q के लिए भी ये 4r डिस्टेंस है, तो q के लिए भी अगर लिखोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा तुम्हारा, बाहर है ना, तो 4r डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना अगर तुम्हें आता है इक्वल टू तुम्हें 0 करना है, बस हो गया। ठीक है, तो 4r सब में ही है, तो आंसर इजी हो गया, दैट इज 3kq और इसमें kq है, देख लो तो q 3q और x, तो इक्वल टू तुम्हें इधर पे 0 करना पड़ेगा। तो इधर से तुम्हें दिखेगा कि kx और ये आ जाएगा 4kq इक्वल टू तुम्हारा 0 आ जाएगा। तो k कैंसिल आउट कर दो, तो x प्लस 4q इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू इस बार देखो -4q आ गया। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है ग्राउंडिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्राउंडिंग वाला क्वेश्चन लोगों को लगता है कि टफ है, बट ये देखो मैंने तुम्हें इजीली समझा दिया। ठीक है, और बिफोर ये सब ग्राउंडिंग वगैरह, मुझे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ये q होने से इधर -q आ जाएगा, ये 3q आना है ना, तो इधर पे 4q लिखना पड़ेगा, सो दैट दोनों मिला के ये 3q बन जाए। ये 4q होने से इधर पे -4q आएगा,
ठीक है, इधर पे कितना आएगा -4Q आएगा, इधर पे टोटल कितना है 5 है ना, टोटल इधर 5 है, इधर पे 5 बनाना है, ये 4Q है, ये -4Q है, तो इधर पे 9Q बनाना पड़ेगा, 9Q -4Q मिला के कितना आ जाएगा 5Q आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, और ग्राउंडिंग से तुम्हें डरना नहीं है, अर्थिंग से तुम्हें डरना नहीं है। अर्थिंग का काम यही होता है, जिस पॉइंट में भी तुम्हें क्या चाहिए, जिस पॉइंट में तुम्हें जिस पॉइंट को तुमने ग्राउंडिंग किया, उस पॉइंट को तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें उसका चार्ज तुम्हें x पकड़ लेना है। ठीक है, उसका चार्ज तुमने x पकड़ लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो x को निकालना है। उस x को निकालने के लिए, क्योंकि तुमने उसमें ग्राउंडिंग किया ना, तो उसमें ग्राउंडिंग किया तो क्या होगा कि उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब इसका हर एक सरफेस में पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो उसका हर एक सरफेस में अगर पोटेंशियल जीरो है तो पोटेंशियल सबके लिए लिख के जीरो कर दो। गिवन दैट इसका x इसलिए मानना पड़ता है ताकि तुम्हें पता है कि इसको अगर तुमने ग्राउंडिंग किया, इसका मतलब इधर से कुछ ना कुछ चार्ज इधर फ्लो हुआ होगा, कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो चार्ज चेंज हो जाता है, जो कि मैंने इधर पे लिख के भी तुम्हें बताया था। ठीक है, इधर पे मैंने लिख के बताया था कि तुम्हारा चार्ज जो आएगा, चार्ज जो आ जाएगा वो चेंज हो जाता है, चार्ज चेंज होता है, इसके वजह से x पकड़ना पड़ता है। ठीक है, इसके वजह से x पकड़ना पड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, और ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके पोटेंशियल लिख के तुम जीरो कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टिंग वायर्स, अगर दोनों के बीच में अगर मैंने एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया तो कितना चार्ज वगैरह फ्लो होगा एक शेल से दूसरा शेल में। ठीक है, और उसमें भी मैं ग्राउंडिंग करा दूंगा। ठीक है, तो चूंकि कनेक्टिंग भी है और ग्राउंडिंग भी है, दोनों चीजें वो भी तो कर सकते हैं ना। तो अगर तुम्हें पोटेंशियल लिखना आता है, जो सबसे पहले मैंने आज सिखाया था, पोटेंशियल अगर तुम्हें लिखना आता है तो कुछ भी चीजें तुम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वो सिखा दूंगा तुम्हें कि कनेक्टिंग अगर हुआ तो भी कैसे करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से तुम्हें सिग्मा भी निकालने बोल सकता है कि इस सरफेस का सिग्मा क्या है, इस सरफेस का, हर एक सरफेस का अलग अलग सिग्मा भी तुम्हें निकालना एग्जाम में निकालने के लिए बोल सकता है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो धीमे धीमे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे ही धीमे धीमे हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कंडक्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एंट्री मार देंगे। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम मुझे जरूर कमेंट में बताना कि कैसे तुम्हारे सीरीज लग रहा है। ठीक है, और कोई भी डाउट होने से तुम कमेंट में बता सकते हो। चलो बाय बाय।